आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद बात आती है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस की कि जिनकी पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस में ही कर दी है। कि कुछ एक्सपेंसेस कुछ इस तरह के भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस, दीज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जैसे होता क्या है कि इंश्योरेंस आपके पास जो अकाउंटिंग में आएगा और नॉर्मली जो आता है वो किस तरह का इंश्योरेंस आएगा, एक ऐसा इंश्योरेंस आएंगे, इस तरह के इंश्योरेंस आएंगे जिनकी पेमेंट हम एनुअली करते हैं। अब जैसे हमें भी पता है कि हम कोई ना कोई जब पॉलिसी लेते हैं तो उसकी जो पेमेंट है हो सकता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं उसके हिसाब से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। कि अगर हमने पॉलिसी ली है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को अगर हमने पॉलिसी ली तो उस पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट होगी 1 जुलाई को होगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो हमारा ईयर आएगा उस नेक्स्ट ईयर में जुलाई मंथ में होगी। जुलाई से जुलाई जो है ये टाइम पीरियड चलता रहेगा। लेकिन हमारा ईयर तो कब से कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सपोज करो क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि ऑन 1 जुलाई 2019 इंश्योरेंस अमाउंट या इंस्टॉलमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ₹1200 हैज बीन पेड। पे हो चुकी है। और ये कब पे हो चुकी है? ऑन 1 जुलाई 2019। तो अब आपने देखना है कि अब जैसे मैंने अभी भी बताया कि जो इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट पे की जाती है वो एनुअली पे की जाती है। तो इट मींस ये जो पेमेंट की गई है, ये पेमेंट कब से कब तक की गई है? 1 जुलाई से लेके 2019 से लेके ये पेमेंट की गई है 30 जून 2020। लेकिन हमारा ईयर कब से कब तक होता है? हमारा ईयर तो यहां पर 31 मार्च को ही एंड हो गया होगा उस। लेकिन कंपल्सन ये थी कि हम फुल ईयर की ही पेमेंट करते हैं। तो इट मींस कि जो हमने यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद जो ये हमने पेमेंट की, ये हमारे लिए क्या है? ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस या कोई भी जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है कि प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन असेट्स फॉर अस और इट हैज बीन डेबिटेड। कि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे यहां तो हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और विच रिप्रेजेंट द, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू होम पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिनको हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं, वो रिसीवर हैं। तो इसीलिए हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को यहां क्या करना है? डेबिट करना है। कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी थे वो उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम्प्लॉयज को, टू होम सैलरी इज येट टू बी पेड। और यहां हम जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारे लिए असेट्स है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन को टू होम पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम यहां क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो दूसरी तरफ एक चीज और कि इससे पहले हम या इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं, मैं इससे बात बताता हूं। इसके बाद हम क्या करते हैं? क्रेडिट इस केस में हम करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये है इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें नेक्स्ट ईयर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हम उनकी पेमेंट कर चुके हैं। इंश्योरेंस हमारे लिए वैसे तो एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी पेमेंट एडवांस में कर चुके हैं, एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। इसलिए हम इसको यहां पर इंश्योरेंस को क्रेडिट करते हैं। तो जैसे इसी एग्जांपल में लगाइए कि हम किस तरह की एंट्री करेंगे। तो इस
एग्जाम्पल के केस में, सेम एग्जाम्पल के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि इंश्योरेंस के नाम का हमने कोई एक्सपेंसेस किया। हम जर्नल एंट्री करेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक की हमने इसकी पेमेंट की है। कितने की पेमेंट की है, हमने 1200 पे की है, तो 1200 यहां 1200 क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले हम ये जर्नल एंट्री करेंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे, 1200 की अमाउंट से ये जर्नल एंट्री की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, वो एंट्री ये रहेगी कि हम करेंगे क्या, इस 1200 में से जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, उससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री करेंगे, उसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कि ये जो भी हमने यहां पर अमाउंट पे की है इसमें से जितना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड हम ये एंट्री करेंगे कि इंश्योरेंस में से 1200 में से, क्योंकि ये पूरे साल का है, पूरे साल का मतलब ये 12 मंथ्स का पे किया, इसमें इसका मीनिंग क्या है, ये 1 मंथ का कितना हुआ 100 रुपीज। और हम कितने महीने का एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं, अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 मंथ्स हुए। 3 मंथ्स का मतलब है कि 300 रुपीज हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। तो क्योंकि हम एक साल में सिर्फ उसी करंट ईयर से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस शो करते हैं, क्रियोल कंसेप्ट भी आप स्टडी कर चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया था कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस जो इस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो इसी ईयर शो होंगे, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर शो होंगे। तो ये जितना भी इंश्योरेंस हमने 1200 पे किया, इसको हमने डेबिट किया, इसमें से 300 को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो ये जो हमारी एंट्री थी ये रिलेटेड थी प्रीपेड एक्सपेंसेस से। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की है तो वो है इट इज रिलेटेड विद द डेप्रिसिएशन। हम जानते हैं कि परमानेंटली और कंटिन्यूसली देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और ये क्यों डिक्रीज हो रहा होता है, ड्यू टू वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ द टाइम, कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती रहती है। अब जैसे सपोज करो कि आप आज कार परचेज करते हो तो जैसे ही कुछ टाइम के बाद उस कार की वैल्यू कम होती जाएगी। मशीन आपने परचेज की, उस मशीन की वैल्यू कुछ टाइम के बाद कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर एंड ड्यू टू पैसेज ऑफ द टाइम आवर असेट्स प्राइस विल बी गोज डाउन, तो उनकी प्राइस डाउन होते चले जाएंगे। तो ये जो प्राइस डाउन होते जा रहे हैं तो इन जो देर इज अ डिक्रीज, या ये जो डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो जैसे मानकर चलो कि कोई भी असेट्स थी, हमारी मशीनरी थी, हमने ये कह दिया कि मशीनरी जिसकी वैल्यू मशीनरी ऑफ ₹2 लाख इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, कि 10% डेप्रिशिएटेड हुई है, डेप्रिशिएशन लगा है उस पर 10%, यानी कि उसकी 10% वैल्यू कम हो गई है। तो डेप्रिशिएशन भी हमारे लिए एक तरह से लॉस ही है, लॉस कहिए या एक्सपेंसेस कहिए, कि कॉस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम उस मशीन का या मशीन का यूज करते रहेंगे यानी कि वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होता रहेगा, ये भी एक तरह से की कॉस्ट ही है। तो जैसे कि हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको हम करते हैं डेबिट। तो उससे पहले ये देखिए किस किस अकाउंट पे इस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ता है। एक तो लॉस हमारे लिए ये हुआ कि डेप्रिसिएशन, हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो गई। दूसरी तरफ जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा अफेक्टेड हुआ, वो हम मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी जो पहले जितने की भी थी अब वो उतने की नहीं रही, तो 20% वैल्यू जो है उसकी कम हो चुकी है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस या एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं टू मशीनरी अकाउंट। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही हो तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज हो रही है तो असेट्स को क्रेडिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री रहेगी जितना भी डेप्रिसिएशन है 20,000 डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 2 लाख की असेट्स थी, मशीनरी थी, और 10% ही उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, तो 20,000 की ये हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन।
इसके बाद कि टू फाइंड आउट द एक्यूरेट एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस की ट्रू एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। अब देखिए कि अगर हम और कहीं से अमाउंट कलेक्ट करते, लोन की फॉर्म में लेते किसी से, तो भी हमें क्या करना पड़ता, हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, इंटरेस्ट हमें जरूर पे करना पड़ता। और अगर किसी प्रोप्राइटर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो हमें पहले पता है कि प्रोप्राइटर हमारे लिए एक तरह का क्रेडिटर ही होता है। एक क्रेडिटर होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर होता है, जिसको हम बाद में पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पहले कहा है कि बिजनेस अलग है और उसका ऑनर अलग है। तो अगर ऑनर ने पैसे लगाए हैं, अमाउंट इन्वेस्ट की है, कैपिटल लगाई है, तो अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एफिशिएंसी को चेक करना है तो उस कैपिटल की जो भी कॉस्ट होगी हम उसकी भी पेमेंट करेंगे, और उस कॉस्ट की पेमेंट करने के बाद हमारे पास जितनी भी अर्निंग होगी उसके बिहाफ पे हम रियल प्रॉफिट जो है चेक करेंगे कि कितना हुआ। तो यहां क्या है, हम क्या करते हैं कि ऑनर ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की, हम उस पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से। तो जैसे कि सपोज करो, हम जैसे आप इससे रिलेटेड एंट्री कर भी चुके हैं कि बिजनेस स्टार्टेड, या ए या बी स्टार्टेड विद बिजनेस विद 5 lakh as his capital, and he is entitled to get 10% interest on his capital, कि उसको जो इंटरेस्ट मिलना है वो कितना मिलना है, 10% पर एनम इंटरेस्ट जो है उसको मिलना है। क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है, रियल प्रॉफिट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एक चीज देखिए, हमने कहा कि ऑनर अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। अब बिजनेस अगर ऑनर को इंटरेस्ट पे करेगा, तो हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो बिजनेस अगर ऑनर को कुछ पे करेगा, ऑनर मीन्स यहां बी को पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की, तो उसके लिए क्या हुआ, ये लॉस हुआ। और लॉस किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में ये क्या हुआ, लॉस हुआ। और दूसरी तरफ ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट ऐड होता है कैपिटल में जाके, क्योंकि अगर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनर को तो ये अमाउंट मिलेगी, तो उसने पहले से ही कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, और साथ के साथ जो ऑनर की जो कैपिटल है इस इंटरेस्ट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी की वजह से जो हमारी जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस था तो हमने लॉस को कर दिया, एक्सपेंसेस को कर दिया डेबिट। एक्सपेंसेस था क्योंकि इंटरेस्ट हम जो पेमेंट कर रहे हैं, तो इस एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। 2 में क्या आएगा, अब कैपिटल इससे इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पर ये इसको हम करेंगे, कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, कैपिटल क्या शो कर रही है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मीन्स ऑनर यहाँ पर रिसीवर है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि इंटरेस्ट और मिल गया, कैपिटल तो थी ही, कैपिटल में और इंटरेस्ट ऐड हो गया तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। दोबारा से देखिए कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस जब ओनर को पेमेंट करेगा बी को, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए तो एक तरह का एक्सपेंसिस हुआ, इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिस है इसलिए इंटरेस्ट को हमने डेबिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट कहाँ ऐड होता है, ये ऐड होता है कैपिटल को, ये इंक्रीज करेगा जाके, यानी कि ऑनर्स जो है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑनर यहां पर रिसीवर है तो हम उसको यहां पर क्रेडिट करेंगे, सॉरी उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, तो यहां हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, ट्रांजेक्शन है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। अब जैसे होता क्या है कि हमें पता है कि ड्राइंग क्या होती है कि व्हेन ओनर्स विड्रा सम मनी फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, कि व्हेन सम अमाउंट इज विड्रॉन फॉर द ओनर्स पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, देन दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब हमने पहले ही कहा है कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। अब ओनर ने हमारे बिजनेस से पैसा निकाला है, तो उसने जो पैसा निकाला है, जब हम उसको उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते भी हैं, तो हम उसने जो हमसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जितना पैसा उसने निकाला है हम उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। अब इस केस में क्या है, ओनर मानकर चलो बी था, अब ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले थे, तो जो बिजनेस से पैसे निकाले थे वो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये इनकम हुई, और ये जो इनकम हुई, ये इनकम किस फॉर्म में हुई, ये इनकम हुई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में। ये जो इनकम हुई ये किस फॉर्म में हुई, ये हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्म में। तो हम इसको यहां पर क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक चीज देखिए, हमें उस पर्सन से, अब जैसे इससे पहले बी ने क्या किया था, 10,000 रुपीज निकाले थे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। अब बी से हमने ये 10,000 तो लेना ही है, मीन्स ये तो ड्राइंग हुई ही, साथ में अब हमने इससे इंटरेस्ट और लेना है। इसका मतलब ड्राइंग में ये इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल हमने उससे लेना जितना भी है, तो वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इससे ड्राइंग बढ़ जाएगी। तो सपोज करो उसने विड्रा किया था 10,000 और ये कह दिया जाए कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो 5% कितना हुआ, 500 की एंट्री हम ये करेंगे, ये हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। उसके बाद जैसे कि हम बात करें तो जैसे मशीनरी हुई या बिल्डिंग हुई, दीज आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस, दीज आर द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। और इन पे हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें कई साल तक जो है मिलता रहता है, कि 5 to 7 ईयर तक इनका बेनिफिट हमें मिलता रहता है, इनकी वजह से हमें अर्निंग होती रहती है। तो यहाँ क्या है कि इन पे हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, ये जो एक्सपेंसेस हम इन पे करते हैं वो होते हैं हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां हमने क्या ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज असेट्स इन फॉर्म ऑफ कैरेज, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी such as freight, transit expenses, installation expenses, wages paid for the installation, these all are also treated as capital expenditure। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि जैसे अगर आप मशीन परचेज करते हो, मशीन परचेज करने के बाद उसको फर्स्ट टाइम फैक्ट्री में या जहां भी उसको इंस्टॉल किया जाना है, उसको इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम तक यूज करने लायक बनाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, और उनको हम उस असेट्स में ही ऐड करके दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन पे परचेज की, मशीन परचेज ऑफ ₹25,000, एक 25,000 की आपने मशीनरी परचेज की, उस मशीन को पे जो आपने फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए 3,000 अमाउंट पेड एज फ्रेट, उसको फैक्ट्री तक लेकर आए। फैक्ट्री तक लेकर आने के बाद उसको इंस्टॉल करने पे एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस जो थे उसके वो थे 2,000 पेड ऑन इट। तो यहां मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है कि आपने कोई मशीन परचेज की, चाहे ओल्ड मशीन परचेज की हो,
बस आपके लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में कुछ परचेज कर रहे हो, तो चाहे ओल्ड मशीन परचेज की हो, चाहे आपने न्यू मशीनरी, यहां हम सपोज करो कि न्यू मशीनरी परचेज की 25,000 की, 3,000 रुपए उसके गाड़ी में उसको यहां तक लेकर आने के लिए लगाए, 2,000 रुपी उसके इंस्टॉलेशन पे लगाए, तो ये जो एक्सपेंडिचर आपने इसके साथ किए, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीन। मीन्स ये मशीन की वैल्यू में ही ऐड हो जाएंगे, और ये मशीन की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी। तो अब जैसे परचेज के टाइम पे हमने एक्सपेंस की मशीनरी परचेज की, तो असेट्स आई है हमारे पास, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज करो हमने कैश में पेमेंट की है, तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ अमाउंट 25,000 नहीं आएगी। मैंने अभी भी कहा है कि जब तक उसको आप फर्स्ट टाइम तक यूज करने लायक नहीं बना लेते, उस पर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मीन्स 30,000 जो है उस मशीन की कॉस्ट होगी। हम यहाँ पर अलग से इंस्टॉलेशन चार्जेस का एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं बनाएंगे, ना ही हम फ्रेट का अकाउंट अलग से बनाएंगे। इसी तरह अगर आप ओल्ड मशीनरी यहाँ पर परचेज करते, उसमें कोई होल कराते, उसमें कोई पार्ट ऐड करवाते, तो जो कुछ भी आप उस पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पुरानी मशीन को खरीद कर उसको यूज करने लायक बनाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसी में ही इंक्लूड होंगे। कि अगर ये ओल्ड मशीन होती, ओल्ड मशीन पे आप 3,000 आपने उसकी सर्विस पे खर्च किया, उसको यूज करने लायक बनाया, उसको इंस्टॉल किया, तो ये सारा एक्सपेंसेस हम उस मशीन का ही मानेंगे। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दो मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आया क्या है उसको डेबिट करो, गया क्या है उसको क्रेडिट करो। सेम इसी तरह बिल्डिंग के केस में है। अब जैसे जब बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हट्स की फॉर्म में कुछ झोपड़ियां बना ली जाती हैं। जो वर्कर होते हैं, मैसन वगैरह होते हैं, वो छोटे छोटे मकान बना लेते हैं वहां पर। और वो जो मकान बनाते हैं उस पे जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बनाई गई, यानी कि छोटे छोटे घर हैं, तो उन पे जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट ही मानी जाएगी। तो वो आप बिल्डिंग में ही ऐड करोगे। इसी तरह ब्रिक्स वगैरह, ईंटें वगैरह, रेत वगैरह अगर परचेज किया गया है, सीमेंट वगैरह अगर परचेज किया गया है, तो वो आयरन स्टील्स वगैरह जो परचेज की गई है बिल्डिंग के लिए, वो सारी बिल्डिंग में ही ऐड की जाएंगी, बिल्डिंग की कॉस्ट ही मानी जाएगी।